सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि सभी आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, अब मैं कल तक मैंने आपको सामाजिक विज्ञान से का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी वाला लेसन मैं आपको समझा रहा था। तो उसके 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, 2 टॉपिक पूरे हो गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक था आपका उनकी सामाजिक व्यवस्था और दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया दोनों देशों की राजनीतिक सत्ता, यानी कि श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद और बेल्जियम की समझदारी। अब इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हम हैं। ये लास्ट के 2 पॉइंट मैंने आपको और समझाने हैं, 2 टॉपिक और आपको बताने हैं। तो उसमें पहला जो टॉपिक है वो है सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको मालूम है, साझेदारी मीन से आप जानते हैं कि दोनों देशों की जब हमने सामाजिक व्यवस्था देखी तो देश के सभी नागरिकों को सत्ता में साझेदारी देने से श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद के आधार पर अपने देश का संविधान का निर्माण किया और बेल्जियम ने अपने देश के सामाजिक बनावटों का सम्मान देते हुए अपने संविधान का निर्माण समझदारी से किया। मतलब उन्होंने जो काम जो किया, उन्होंने जो संविधान बनाया, देश के सभी नागरिकों को समान अवसर देते हुए हर नागरिक को जो है सत्ता में जो है भागीदार बनाया। अब सवाल ये है कि जब कोई भी देश, जब अगर डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है, तो फिर साझेदारी की ज़रूरत क्यों है। जब जनता द्वारा सरकार का चुनाव हुआ है तो फिर उनको जो है सत्ता में साझेदारी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सवाल ये है। तो सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत इसलिए होती है, क्यों ज़रूरी है, हम उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले होती यह है कि देश की जो सामाजिक समूह होता है, सत्ता में सभी समुदायों को क्या नाम कहते हैं, सम्मान देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने से क्या होता है कि देश के सामाजिक समूह के बीच जो है वो टकराव कम हो जाता है और राजनीतिक स्थिरता आती है, और जिससे कि देश के अंदर जो हिंसाएं होती हैं, जो टकराव होता है, तो ये जो है भागीदारी देने से देश के अंदर एकता और अखंडता बनी रहती है। तो पहला ये हो गया कि, और इससे क्या होता है कि राजनीतिक स्थिरता आती है, मतलब सामाजिक समूह के बीच टकराव नहीं होगा, सब सुख शांति से रहेंगे, अमन चैन से रहेंगे, और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है परमानेंटली इस्टेब्लिश होगा, मतलब एक स्थिरता रहेगी, राजनीतिक उथल पुथल नहीं होगी। पहला तो इसलिए ज़रूरी है सत्ता में साझेदारी देने का। दूसरा क्या है कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी लोगों पर अगर हम थोप देते हैं, माना श्रीलंका ने तो थोप दिया, तो उसके तात्कालिक प्रभाव तो लाभकारी हो सकते हैं। अगर आप बहुसंख्यकवाद के आधार पर अगर आप संविधान बनाते हैं, सरकार का गठन करते हैं, तो तात्कालिक परिणाम तो अच्छे हो सकते हैं, पर इससे देश की एकता और अखंडता के लिए घातक भी हो सकता है आगे के लिए। तुरंत आपका जो है तात्कालिक लाभ तो मिलेगा, ठीक है भाई, ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं उनको आप सरकारी नौकरियां हैं, उनका क्या नाम कहते हैं, जो भी संसाधन है देश के, सबको आप अपने ज़्यादा जो धर्म के लोग हैं, ज़्यादा भाषाई जो लोग हैं, उनके आधार पर आप दे रहे हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए जो है ये सही नहीं है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए ये घातक है। और तो इसलिए जो है सत्ता में जो है साझेदारी देना आवश्यक है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। देश में सभी जो है सुख शांति से रहें, तो उसके लिए जो है सत्ता में साझेदारी देना क्या है, ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि सबको साझेदारी देने से, सत्ता में सबको साझेदारी देने से जो हमारे अल्पसंख्यक होते हैं, जो माइनॉरिटी वर्ग के जो लोग होते हैं,
उनमें नागरिकता का भाव पैदा होता है, एक समान नागरिकता, एक इकहरी नागरिकता, एक समान नागरिकता, मतलब नागरिकता में भेदभाव नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होते हैं तो उनमें एक अच्छा भाव आता है, देश के प्रति प्रेम आता है, राष्ट्र निर्माण में जो है फायदा होता है, राष्ट्रीय एकता बनी रहती है और अपने देश के प्रति लगाव आता है। तो इसलिए जो है साझेदारी क्या है, जरूरी है। और चौथा जो कारण है, कोई भी जो सरकार बनती है एक वैध सरकार की भागीदारी के लिए, एक वैध सरकार और एक जिम्मेदार सरकार बनाने के लिए ये लोकतंत्र की आत्मा है। एक वैध और जिम्मेदार सरकार लोकतंत्र की आत्मा है। तो इसलिए जो है सत्ता की साझेदारी से ही एक जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन हो सकता है। तो इसलिए जो है समझदारी मतलब सत्ता में साझेदारी देना क्या है, जरूरी है। तो इस प्रकार से जो ये काम है, जो इस प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं कि सत्ता में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इस प्रकार से जो है व्यवस्था करके साझेदारी देने से युक्तिपरक और इनको हम नैतिक तर्क भी कह सकते हैं। मतलब एक तरह से आपने अपने देश की सामाजिक विविधता को संभाल दिया है और दूसरा आपने क्या कर दिया है कि एक तकनीक द्वारा एक संविधान का इस प्रकार से युक्ति, मतलब एक संविधान इस तरह से आपने बनाया कि जिससे समाज के सभी समुदायों में उनको क्या मिल गई, भागीदारी मिल गई। तो इसलिए जो है सत्ता की साझेदारी क्या है, जरूरी है। ये तो बात थी सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद है कि साझेदारी, ठीक है, हम ये समझते हैं, इसका मतलब ये है कि साझेदारी जरूरी है भाई, देश की एकता अखंडता के लिए, सामाजिक विविधताओं को संवारने के लिए सत्ता में सबकी प्रतिभा की होना, सबको क्या नाम कहते हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत क्या है, जरूरी है। अब ये कैसे देंगे आप सत्ता में साझेदारी, क्या रूप क्या होगा, किस तरह से आप देंगे? तो सत्ता में साझेदारी देने का तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले क्या है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता है। क्या आप राजनीतिक के तरह से राजनीति सत्ता का बंटवारा कर देंगे? हमारा देश उसका खामियाजा भुगत चुका है, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस स्वतंत्रता के बाद जो भारत के दो टुकड़े हो गए, वो है राजनीतिक सत्ता का बंटवारा, भारत और पाकिस्तान। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो कोई साझेदारी नहीं है। तो इसलिए जो है तो जो उसके लिए तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारे को बचाने के लिए साझेदारी का जो विचार है, जो आपस में जो शेयरिंग है, सरकार में देश की व्यवस्था को चलाने में जो शेयरिंग जो व्यवस्था है, जो साझेदारी जो व्यवस्था है, वो सबसे आदर्श व्यवस्था है। तो इसलिए जो है साझेदारी का मतलब ये एक तरीका हो सकता है। और क्योंकि लोकतंत्र में सारी शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है। लोकतंत्र का जो बुनियादी जो सिद्धांत है, जनता की राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो जनता है। तो जनता द्वारा ही जो है ये चीज़ें चुन के जाती हैं। तो इसलिए जो है क्योंकि जनता की उसमें भागीदारी हो जाती है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के जितने भी समुदाय होते हैं, जितने भी विचार होते हैं, उनका सम्मान देते हुए एक सार्वजनिक नीतियों को बनाने में मदद मिलती है। तो ये मतलब इस तरह से सत्ता के जो साझेदारी के जो रूप हैं, तो इनसे साझेदारी देने से ये जो है सार्वजनिक नीतियाँ, देश की मतलब जो पॉलिसी है, जो नीतियाँ बनती हैं देश के विकास के लिए, तो उसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे राजनीतिक सत्ता का क्या नहीं होता, बंटवारा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप समाज के लोगों को, समुदाय को अगर आप हिस्सा नहीं देंगे, उनको अगर आप भागीदार नहीं बनाएंगे, तो जिससे वो अपने स्वायत्ता की मांग उठाएंगे। समझिए जैसे आपके श्रीलंका में तमिल ने स्वायत्ता की मांग उठाई, वो कहेंगे भाई हम इस भाषा के लोग हैं, आपने हमको कुछ नहीं दिया, तो हमको अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाइए, है नहीं है। तो इसलिए राजनीतिक देश को एक एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये बहुत क्या है, ज़रूरी है। अब तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या क्या इसके रूप हो सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी को देने के लिए आप क्या क्या रूप अपना सकते हैं? तो पहला जो है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो व्यवस्था में जो पहला जो क्या नाम कहते रूप है, वो है शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो शासन के जो विभिन्न अंग है, क्योंकि शासन के कितने अंग होते हैं, 3, कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
तो ये तीनों अंग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, एक कोई भी अंग दूसरे अंग पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जैसे विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका एग्जीक्यूट करेगी, जो जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वो वास्तविक प्रधान आपका कार्यपालिका होती है, और न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है। दोनों बार उनको देखेगा कि काम मतलब न्यायिक हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये तीनों अंग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और ये तीनों जो है वो संसद के प्रति क्या होंगे, जवाबदेही होगी। संसद के द्वारा ही जो है कानून बनेंगे और उसी के प्रति जो है इनका जवाबदेही होगी। तो विधायिका कानून बनाएगी, देश के लिए अच्छे जो कानून है सभी मिलजुल कर जो सामूहिक जो बहुमत द्वारा जो कानून बनेंगे वो देश के लिए लागू होंगे। कार्यपालिका द्वारा वो कानूनों को लागू कराया जाएगा सरकार द्वारा, और फिर उस क्या नाम कहते हैं चीज़ को न्यायपालिका जो है वो देखेगी कि संविधान प्रदत्त है या नहीं है, संवैधानिक है या नहीं है। तो इस चीज़ को जो है न्यायपालिका देखती है, और न्यायपालिका कभी भी कोई विवाद की जब स्थिति आती है तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है। यानी कि तीनों जो अंग हैं इनको अधिकार देकर, इनको कार्य देकर शासन प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए हम सत्ता का इस तरह से क्या कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। तो पहला रूप तो ये हो गया। दूसरा रूप क्या है, सत्ता के बीच ऊर्ध्वाधर वितरण। मतलब जो सत्ता है, सत्ता को आप क्या कर देंगे, डिसेंट्रलाइज कर देंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था, सबसे ऊपर केंद्र होगी, केंद्र के नीचे राज्य होगी, और राज्य के नीचे होगी आपकी स्थानीय, जिसको हम क्या कहते हैं, नगर पालिका और पंचायत, आप जानते ही हैं। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन। तो इनमें जो है, इनके बीच जो है सरकार का गठन होता है, केंद्र सरकार का गठन, फिर राज्य सरकार का गठन, और उसके नीचे जो हमारे क्या होती हैं, पंचायतें होती हैं, जिसमें ग्राम प्रधान से लेकर आपके क्षेत्रीय पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, इस प्रकार से जो है हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की इकाई क्या है, गांव में, एक गांव ही जो है, जो छोटी जो इकाई है उसकी क्या है, गांव है। तो गांव लेवल तक जो है ये व्यवस्था जो है ऊपर से पावर नीचे को आती है, ताकि सब लोग उसमें क्या हो जाए, भागीदार हो जाए। लोकतंत्र के निर्माण के लिए सभी लोगों की भागीदारी क्या हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। तो जैसे कि आप ये जानते हैं, तो ये मैं जो सत्ता के बीच जो ऊर्ध्वाधर वितरण है वो क्या है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, यानी कि नगर पालिका और पंचायत। तो तीसरा जो मुख्य है, सामाजिक समूह, मसलन भाषाई समूह के बीच किया जाता है। मतलब जितने भी हमारे समाज के लोग, जितने भी हमारे सामाजिक समूह हैं, तो हम सत्ता का उनको हम क्या नाम कहते हैं, महिलाओं को है या आपके जितने भी आपके कास्ट के लोग हैं, उनको हम उचित क्या देते हैं, प्रतिनिधित्व दे देते हैं। प्रतिनिधि चुन के आते हैं, हर वर्ग के चुन के आते हैं। जैसे आपको मालूम है, जब भी चुनाव होते हैं, महिला सीट होती है, SC की सीट होती है, OBC की सीट होती है। तो समाज के जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सभी को वो भाषाई और जैसे वहाँ पर हमने बेल्जियम में पढ़ा था कि वहाँ पर जो सामुदायिक जो सरकार थी, जहाँ पर जिन भाषा के लोग ज़्यादा हैं वो अपना क्या नाम कहते हैं, अपने भाषा के लोगों से जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते थे। तो हमारे देश में भी ऐसी है, जो नीचे जो स्थानीय जो शासन है, जो आपका क्या नाम कहते हैं, नगर पालिका और जो पंचायतें हैं, और तो ये जो है क्या नाम कहते हैं, सभी जगह पर, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो क्या नाम कहते हैं स्थानीय शासन है, उन पर सभी महिलाओं को और सभी वर्गों को, कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, सभी वर्गों को जो है उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं, और जिससे समाज का सभी वर्गों से क्या हो जाता है, प्रतिनिधित्व हो जाता है। तो ये इसका आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था का क्या नाम कहते हैं, तीसरा रूप हो गया। चौथा जो उसका रूप है वो है दबाव समूह और आंदोलन। क्योंकि दबाव समूह और आंदोलन जो है सरकार को क्या करते हैं, शासन को प्रभावित करते हैं, और इससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए क्या करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, और अपनी अपनी नीतियाँ, पॉलिसी जो है जनता के बीच ले जाती हैं और जनता से समर्थन हासिल करती हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी एक ही भाषा, एक ही जाति, एक ही धर्म के लोगों से सरकार नहीं बनती है। तो इसलिए हर राजनीतिक पार्टी के बीच होड़ मची होती है, प्रतिस्पर्धा होती है कि हम जो है वो जनता को जो है अपने पक्ष में लाने के लिए अपनी नीतियाँ बताते हैं। तो जनता के सामने एक विकल्प होता है, यानी है, तो वो विकल्प से जो है क्या नाम कहते हैं, एक विकल्प होने से लोकतंत्र में इस प्रकार का अधिकार, मत देने का जो अधिकार है, जिसकी पॉलिसी, जिसकी नीतियाँ हमको अच्छी लगती हैं, तो जनता जो है उसका चुनाव करके अपना क्या करती है, क्या नाम, प्रतिनिधि का चुनाव करती है। तो इसलिए जो दबाव समूह और आंदोलन, तो इस प्रकार के दबाव समूह होते हैं विपक्षी पार्टियों पर। जैसे जिस पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो सरकार बनाती है, जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो मिलजुल कर गठबंधन बनाते हैं। जैसे कि एनडीए गठबंधन है, उससे पहले यूपीए गठबंधन था। तो इसलिए जो है इस पर जो भी विपक्षी जो पार्टियाँ होती हैं वो उस पर सरकार का उस पर दबाव रहता है। सरकार की हमेशा क्या करती है, आलोचना करती है,
और सरकार भी जो है फूक फूक कर कदम रखती है और अपना कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे कि उसको विपक्ष का जो है सामना करना पड़े। तो ये मतलब लोकतंत्र के लिए जितना मजबूत, जितनी लोकतांत्रिक सरकार का महत्व है, उतना ही महत्व विपक्ष का भी है। क्योंकि अगर हमारा विपक्ष भी मजबूत होगा तो वो सरकार के गलत नीतियों को क्या करेंगे, जनता के भी ले जाएंगे। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है, ये आंदोलन और समूह जो है, ये विभिन्न राजनीतिक पार्टियां बनाकर सत्ता के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। उसके बाद पांचवा जो उसका रूप है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में, वो है हित समूह। हित समूह में क्या होते हैं कि अपने इसमें एक ही समूह के सदस्य होते हैं, एक ही प्रकार के लोग होते हैं, एक ही व्यवसाय से संबंधित लोग होते हैं। जैसे आपका व्यापारी संगठन हो गया, उद्योगपतियों का संगठन हो गया, किसानों का संगठन हो गया, मजदूरों का संगठन हो गया और कर्मचारियों का संगठन हो गया। तो ये भी जो है अपने सदस्यों को लाभ देने के लिए जो है दबाव बनाकर सत्ता में क्या करते हैं, भागीदारी करते हैं। पर कैसे करते हैं, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से। तो कुछ इसमें क्या होता है कि सरकार पर दबाव डालते हैं और अपनी नीतियों को, अपने क्या नाम कहते हैं, मांगों को सरकार के भी ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार भी जो है मतलब जो है इनके इसी प्रकार के जब दबाव आंदोलन होते हैं, आप जानते हैं कि देश भर में अनेक प्रकार के आंदोलन होते हैं। तो जब वो आंदोलन, कोई भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है आंदोलन करने का, अभिव्यक्ति का होता है और अपनी मांगों को जो है प्रोटेस्ट करने का अधिकार होता है नहीं है। तो सरकार अगर वो संवैधानिक होता है, वो अगर मतलब हो सकता है, तो उसमें सरकार उनकी मांगों को जो है पूरा करने का प्रयास करती है। तो इसीलिए जो हित समूह जो होते हैं उसमें जो अनेक जितने प्रकार के भी जो लोग होते हैं, ये लोग भी जो है अपने सदस्यों को लाभ देने के लिए जो है सत्ता में क्या बनाते हैं, भागीदार बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप है। मैंने आपको ये 5 रूप बताए। तो इस तरह से ये हमारा ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। और अब इसका जो है मैं ये नोट्स आपको बनाने हैं, सारे लास्ट के जो आपके क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न है, उनके उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं, बढ़िया ढंग से लिखने हैं और पूरा कंप्लीट साफ़ सुथरा वर्क आपको करना है। तो ये हमारा पहला चैप्टर पूरा हो गया है और इसके साथ ही बीच जो है हम आगे को बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, मतलब टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है। तो जितना भी हमसे हो सकता है कि हम चाह रहे हैं कि आप लोग जो है समझ में, आपका मोटा मोटा समझ में आपको आ जाए। और क्योंकि टाइम इसमें वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं बन सकती है, तो शॉर्ट में मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से वीडियो को अपलोड कीजिए, समझिए, उसके बाद जो है अपने कॉपी में रिटन वर्क कीजिए। तो सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर हमारा ये पूरा हो गया है और अब अगले दिन से मैं आपको दूसरा चैप्टर आपको बताऊँगा और उसको जो है ये पहले चैप्टर का पहले आप रिटन वर्क पूरा करेंगे। इसमें सारे प्रश्न उत्तर करेंगे और शॉर्ट आंसर, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके उत्तर लिखेंगे। गाइड अगर आपके पास है तो उसमें से सारे छोटे प्रश्न भी, जो आपके लघुत्तरी प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, एक नंबर के जो प्रश्न है उनको भी आपको लिखना है। तो इस तरह से जो है उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक का ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। और अब आप अपनी बुक को दोबारा पढ़िए, तो फिर पढ़ने के बाद आपके और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और मैंने मेन चीज़ें आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। थैंक यू। और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई का रूटीन आप बना के रखिए, क्योंकि हर ये सामाजिक विज्ञान ही नहीं, और विषय में भी आपका पढ़ाई चल रही होगी, मुझे मालूम नहीं है, शायद सभी ने बनाए होंगे। पर आप अपना काम जो है बढ़िया तरीके से, मतलब हर विषय को आप टच में रहिए, क्योंकि पढ़ाई में व्यवधान हुआ है। तो हमारा एक प्रयास है घर से कि आप लोगों का जो है कुछ न कुछ आप काम करें, कुछ न कुछ आपको हम समझाएं। तो ये ऐसे हम ठीक है, ये हमारा दैनिक का कार्य है, कोई नया कार्य तो है नहीं। पर आप लोग जो है, आप लोगों को इसको मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि जब बाद में स्कूल खुलेगा हम पूरा रिटर्न वर्क तो देखेंगे। जो होमवर्क मैंने दिया है ग्रुप में, जो भी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, मैं उसको पूरा चेक करूँगा। ठीक है, थैंक यू।